आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या अकाउंटिंग मीन्स सिंपली मेजरमेंट फंक्शन, तो इसका आंसर होगा नो। अकाउंट सिर्फ मेजरमेंट का बात नहीं करता भाई, अकाउंट्स और भी बहुत सारा बात करता है। अकाउंट्स का सिर्फ ये मतलब नहीं कि मनी में कन्वर्ट कर दो तो हो गया अकाउंट्स, क्या ऐसा है अकाउंट्स? नहीं नहीं, और बहुत सारा काम है। तो ये आप पैराग्राफ अपने आप भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में इसका आंसर दे दिया है कि अकाउंट्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो और पैसे में मेजर कर लो, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाई उसके बाद देखो, मेजर करने के बाद अपने जर्नलाइज करते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कितना कुछ करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट फंक्शन थोड़ी ना अकाउंट्स। मेजरमेंट तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि भाई काम करने के लिए काम कैसे करें। एक बात बताओ, कैसे करें? अपने बैलेंस शीट में क्या लिखें? एक सिंपल सा चीज समझो, कैसे अपने करें। मेरे पास 2 गाड़ी है, तेरे पास भी 2 गाड़ी है, कौन रिच? बताओ। अब अपने बैलेंस शीट में बेटी का शादी करना है। अब भाई इसके पास 2 गाड़ी है और इसके पास 4 गाड़ी है। मैं तो अपनी बेटी का शादी यहां करूंगा। इसके पास 5 बंगलो है, इसके पास एक ही बंगलो है। मैं तो भाई अपनी बेटी का शादी यहां करूंगा। तो ये डिसीजन गलत हो सकता है, क्योंकि इसके पास जो 2 गाड़ी है भाई, ये 2 करोड़ की एक गाड़ी है तो 4 करोड़ की गाड़ी है। इसके पास जो एक बंगला है वो 10 करोड़ का है। तो ये जो 4 करोड़ 10 करोड़ लिख रहे हैं तो पैसे में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं ना, मनी मेजरमेंट। तो ये हो गया 14 करोड़। इसके बाद जो 4 गाड़ी है वो टाटा नैनो की गाड़ी है, तो ये हो गया 10 लाख रुपया। और इसके बाद जो 5 बंगलो है, 20-20 लाख रुपया करके एक बंगलो है, तो ये हो गया 1 करोड़ रुपया। तो इनका टोटल वर्थ है 1.1 करोड़। इनका वर्थ है 14 करोड़। बताइए आप किससे शादी करेंगे बेटी का अपना? तो मनी तो है, ये तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि मनी में कन्वर्ट करो, उसके बाद हम सारा काम करेंगे। तो अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ एक मेजरमेंट डिसिप्लिन है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर है नहीं जी, सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट डिसिप्लिन नहीं है। मेजरमेंट तो एक स्टार्टिंग रेंज है, स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे हम लोग चालू करते हैं। सो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलेगा? देयरफॉर वी कैनॉट सिंपली से दैट अकाउंटिंग इज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, बट इन अकाउंटिंग मनी इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट डिसिप्लिन नहीं है अकाउंटिंग, बट मनी इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेसिस और वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। जब भी हम किसी चीज को वैल्यू करते हैं, ठीक है भाई, हमको मनी में मेजर करना है, मनी में हम करेंगे मेजर, ये समझ गए हम। बट वैल्यू जो है ये भैया अलग चीज है। तो वैल्यू जो है ये अब हम हिस्टोरिकल कॉस्ट में करें, करंट कॉस्ट में करें, रियलाइजेबल में करें, या प्रेजेंट वैल्यू पे करें, हिस्टोरिकल कॉस्ट फंडा फॉलो कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि 2000 में हमने लैंड जो खरीदा था 1 करोड़ रुपए का, 2018 का बैलेंस शीट जब हम बना रहे हैं 1 करोड़ रुपया लिख रहे हैं यहाँ पर 2018। तो भाई साहब ये एक्चुअली में तो 1 करोड़ नहीं है, एक्चुअल में तो ये 12 करोड़ रुपया है। तो इसका मतलब अपने जो लैंड का जो वैल्यू 2018 में बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, ये अंडर वैल्यू दिखा रहे हैं। अंडर वैल्यू, अंडर मतलब नीचे। 12 करोड़ का रियल वैल्यू है, बट हम दिखा रहे हैं सिर्फ 1 करोड़। तो इसका मतलब आपका जो बैलेंस शीट है उसमें कोई दम ही नहीं है भाई। आप बैलेंस शीट में 1 करोड़ दिखा रहे हो और आप तो बेसिकली, गलत स्टेटमेंट है ये, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि 12 करोड़ का लैंड आप 1 करोड़ रुपया में दिखा रहे हो। क्यों दिखा रहे हो भाई? ये तो गलत चीज है। मगर फॉलो हो रहा है यही चीज कि भाई एक काम करो, हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही फॉलो करो। जिस समय हमने जमीन खरीदा था वही वैल्यू को लिखते चले जाओ। गलत तो है, बट ये सिस्टम चले आ रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस बेस, कौन सा बेस? हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट एन अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। बट अभी हम बात करेंगे लाइबिलिटीज का भी। तो लाइबिलिटीज भी बेसिकली क्या है जो हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमने 5 लाख रुपए का लोन लिया है तो हम लाइबिलिटीज 5 लाख रुपए रिकॉर्ड करेंगे। इनकम हमने जैसे किया है अर्न 2015-16 में, इसका रिटर्न हम जमा कर रहे हैं 2016-17 में।
संग संग नहीं हो रहा है। द इनकम टैक्स अथॉरिटी सेटल्स इट सम टाइम लेटर, देन हाउ डज ही रिकॉर्ड द लायबिलिटी। आज के सिचुएशन पे मुझे क्या उम्मीद है उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। मेरा उम्मीद क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है। तो ये हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। तो क्या कह रहे हैं, मिस्टर एक्स है 1 जनवरी 2000 एक मशीन खरीदा जिसका दाम है 7 लाख रुपया। एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस ही इज टू रिकॉर्ड इट एट 7 lakhs। अभी जो हमने पढ़ा हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से तो 7 लाख पे ही रिकॉर्ड करेंगे। हाँ जी, इसे हम कहते हैं एक्विजिशन प्राइस। बट अब हम बात कर रहे हैं 1/1/2011 का। भैया 11 साल आगे आ गए हम। मिस्टर एक्स फाउंड दैट इट वुड कॉस्ट 25 lakhs। जो मशीन हमने 7 लाख में खरीदी थी, आज भैया उसका कीमत हो गया 25 लाख रुपए। आज का जब बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, आज का बैलेंस शीट में 2011 में हम रिकॉर्ड तो कर रहे हैं 7 लाख रुपए में, मगर करंट वैल्यू जो है, आज अगर मुझे ऐसा ही सिमिलर एक और मशीन खरीदना पड़े तो उसका बाजार भाव है 25 लाख रुपए। अब समझ लो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई अभी 2015 से पहले ही हम ये लोन दे देंगे। तो बैंक का कहना कि 1% प्री पेमेंट पहले है। भैया बैंक का नुकसान हो रहा है, बैंक का इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है। बैंक ने आपको कहा था कि भाई 15 साल तक आपको इंटरेस्ट देना है और उसके बाद आप पैसा भी दे सकते हो। बट ये भाई साहब बोल रहे हैं कि नहीं, हम 2011 में ही पैसा देना चाहते हैं बैंक को वापस। तो बैंक कह रहा है कि 1% ऑफ 5 lakhs इज 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपया भी हम आपसे ज्यादा ले लेंगे प्री पेनल्टी बोलकर। एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट द लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड एट 5 lakhs। करंट कॉस्ट गिव्स एन ऑल्टरनेटिव मेजरमेंट बेस। ये एक अलग तरीका से मेजरमेंट कर रहा है। हिस्टोरिकल कॉस्ट भैया जो हिस्टोरिकल कॉस्ट था, करंट कॉस्ट अब क्या बोल रहा है, एसेट्स आर कैरिड आउट एट द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट दैट वुड हैव टू बी पेड इफ द सेम और एन इक्विवेलेंट एसेट वाज एक्वायर्ड करंटली। सेम और इक्विवेलेंट एसेट, ये इंपॉर्टेंट बात है। और अगर अब हम रिकॉर्ड करेंगे 25 लाख रुपए में, तो इसे कौन सा मेथड कहते हैं, कौन सा वैल्यूएशन मेथड कहते हैं मेरे दोस्त, इसे कहते हैं करंट कॉस्ट वाला मेथड। लाइबिलिटीज आर कैरिड एट द अनडिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन करेंटली। तो अनडिस्काउंटेड मतलब कहने का मतलब है जो पेनल्टी लगना है उसको भी जोड़ लो। तो अब करंट कॉस्ट के हिसाब से एज पर द करंट कॉस्ट बेस द मशीन वैल्यू इज 25 लाख रुपए, वाइल द वैल्यू ऑफ बैंक लोन इज 5,05,000 रुपया, क्योंकि 5,000 रुपया पेनल्टी ऐड हो जाएगा। आज का दिन का बात करेंगे हम। हिस्टोरिकल कॉस्ट पुराने हिस्ट्री का बात करता है, करंट कॉस्ट आज का दिन का बात करता है। अगर आज मैं इस लोन को चुका दूं आज, तो बैंक बोलेगा आज चुका रहे हो तो भैया 1% प्री पेनल्टी। तो चलो ठीक है, आज के हिसाब से 5,05,000 देंगे, छुटकारा मिल जाएगा। आज के दिन में ये मशीन का कीमत है 25 लाख रुपए। आज अगर इस मशीन को मैं बेच डालूं, इसी मशीन को अगर आज बेचूं मैं, 2011 में मैं बेच रहा हूं, तो मुझे मिलेगा 20 लाख रुपए। तो ये फंडा है रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब पता, रियलाइजेबल वैल्यू अगर आज मुझे धंधा बंद करना पड़े, कुछ रीजन से मुझे हार्ट अटैक हो जाए, मैं अब और बिजनेस नहीं कर पाऊं, भैया चलो अब जो भी है, इसका मतलब यह है कि रियलाइजेबल वैल्यू इज अगेंस्ट, हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न। अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, गोइंग कंसर्न सोचते हैं कि चलता रहेगा, क्योंकि हम गोइंग कंसर्न मान के चलते हैं, इसीलिए मेरे दोस्त हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि करंट कॉस्ट जो है वो हर दिन हर साल बदलेगा। तो कितना बार आप अपने बैलेंस शीट को चेंज करोगे? रियलाइजेबल वैल्यू हर साल चेंज होगा। जिस दिन आप बेचने का कोशिश करोगे उस दिन एक अलग रियलाइजेबल वैल्यू रहेगा। यही सोचकर ये इतना सारा
आइटम को चेंज करेंगे, वैल्यू को चेंज करेंगे, इससे अच्छा मेरे दोस्त गोइंग कंसर्न मेथड है, चलता रहेगा बिजनेस। तो जिस समय हमने जो खरीदा था उसको उसी वैल्यू पे रखो। बट अब ये रियलाइजेबल वैल्यू का जब हम बात करते हैं तो ये समझ में आ रहा है कि भाई हमें बेचना है, क्योंकि देखो करंट कॉस्ट में यही एसेट 25 लाख का मिल रहा है। देखो कॉमन सेंस भी क्या बोलता है, किसी भी चीज को खरीदने जाओगे, एक नया गाड़ी खरीद लो 10 लाख रुपए का, सेकेंड हैंड होते के साथ वो गाड़ी 8 लाख 7 लाख में बिकेगा। तो ये मशीन आज के दिन में खरीदने जाओगे तो 25 लाख रुपए का है, पर यही मशीन जो मैं 7 लाख रुपए में खरीदा था, आज अगर मैं बेचने जाऊं तो भैया फिर भी 20 लाख रुपया मिल जाएगा। तो आज के दिन अगर मुझे ये बेचना पड़े, क्योंकि मुझे बिजनेस को वाइंड ऑफ करना है, तो इसके वाइंड ऑफ करने से तो बेचना है, और अगर मुझे बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, तो करंट कॉस्ट वाला फंडा जो था बिजनेस को बढ़ाना है, मतलब एक और मशीन अगर खरीदनी पड़े तो भैया 25 लाख रुपए लगेगा। बट रियलाइजेबल वैल्यू आज मुझे बिजनेस को बंद करना है तो 20 लाख रुपया मिलेगा। Mr. X found that he can get 20 lakh if he would sell the machine purchased on 1/1/2000 paying 7 लाख। 7 लाख रुपया दिया था, आज बेचूंगा तो 20 लाख मिलेगा, एंड विच वुड कॉस्ट 25 लाख रुपए, अगर आज खरीदने जाऊं तो 25 लाख लगेगा। इन केस ही वुड लाइक टू बाय। टेक ऑल्सो दैट Mr. X found that he had no money to pay off the bank loan of 5 lakh currently। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एकदम घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, अरे भैया कुछ नहीं, बर्बाद हो गया, अरे यार जो देना है दे दो। तो जो देना है दे दो, इसको कहते हैं डिस्ट्रेस। आप टेंशन में ना, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। बट हम डिस्ट्रेस सेल का बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें ऑर्डरली डिस्पोजल, कि हम अपना सब कुछ आराम से ऑर्डर के साथ डिस्पोज करेंगे। हैपोजेट डिस्पोजल में यील्ड समथिंग लेस। हैपोजेट कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। लाइबिलिटीज आर कैरीड एट देयर सेटलमेंट वैल्यूज, सो द मशीन शुड बी रिकॉर्डेड एट 20 lakhs द रियलाइजेबल वैल्यू इन ऑर्डरली सेल, while the bank loan should be recorded at 5 lakhs। तो कुल मिला के देखें तो मशीन शुड बी रिकॉर्डेड एट 20 लाख रुपया, द रियलाइजेबल वैल्यू इन द ऑर्डरली सेल, while बैंक लोन शुड बी रिकॉर्डेड एट 5 लाख रुपया। बैंक बोलेगा भाई मेरा घर का चीज नहीं है, मैं पैसे कम कैसे करूं। एसेट तो आप कमती में बेच भी लोगे, बट अपना बैंक का लोन, बैंक के पास जाओगे, हाथ पैर भी जोड़ोगे, तो बैंक बोलेगा नहीं भैया 5 लाख रुपया लिए थे, ये तुम देना पड़ेगा, वरना जो कोलैटरल सिक्योरिटी जो जमा है मैं उसे बेच के तुम्हारा ये 5 लाख रुपया ले लूंगा। द सेटलमेंट वैल्यू इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो चलिए रियलाइजेबल वैल्यू का भी डिस्कशन पूरा होता है। एक और नया फंडा है मेजरमेंट का, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। एक एसेट, एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब ये होता है कि ये एसेट मैं जो खरीदा हूं, इस एसेट से मेरे को फ्यूचर में इनकम होना है। ये 1 लाख रुपए का प्रेजेंट वैल्यू है 69,000। ये 2013 में जो 1 लाख मिलेगा इसका प्रेजेंट वैल्यू कम, ऐसे ही कम होते चला जाएगा। तो ये वैल्यू 2020 का जो 1 लाख है उसका वैल्यू है सिर्फ 16,000। इन सबको टोटल कर लो, इन सबको टोटल करने के बाद आया द टोटल ऑफ ऑल दिस प्रेजेंट वैल्यू इज 4,19,000। सिंस द मशीन परचेज बाय मिस्टर एक्स will produce cash equivalent to 4,19,246 in terms of the present value. It is to be valued at such amount as per present value measurement basis। मतलब मशीन खरीदा 7 लाख रुपए का, ठीक है, बट क्योंकि 7 लाख रुपया मशीन से फायदा सिर्फ मुझे 4,19,246 रुपया का है, तो मैं यही अमाउंट पे रिकॉर्ड करूंगा। मतलब ये नुकसान वाला काम हो गया। 7 लाख का मशीन खरीदा और कमाओगे इससे कितना? सिर्फ और सिर्फ 4,19,246 रुपए। Here Mr. X will receive 1 lakh at different points of time। These are cash inflows। 1-1 लाख रुपया मिलेगा, बट अलग अलग टाइम पे मिलेगा।
तो 1-1 लाख रुपया 10 साल तक मिल रहा है, वैसे तो देखोगे तो 10 लाख रुपया होता है, बट क्योंकि अलग अलग समय पे मिल रहा है, अलग अलग समय पे मिल रहा है, तो ये जो आप देख रहे हो ये वैल्यू है भाई, ये पूरा वैल्यू है। 1 लाख रुपए का वैल्यू 9 साल बाद हो गया सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपया। इसी प्रकार से बैंक लोन जो आ रहा है वो आ रहा है 4,70,000 रुपया। ये देखिए टेबल। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से 7 लाख और 5 लाख, करंट कॉस्ट के हिसाब से 25 और 5,05,000, रियलाइजेबल के हिसाब से 20 और 5, और प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से 4,19,000 और 4,70,000। तो चलिए बेसिकली इससे समझ में आ गया कि ये अलग अलग जो बेसेस है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। द अकाउंटिंग सिस्टम which we shall discuss in the remaining chapters is also called historical cost accounting। बस यही समझाना था। तो अब आपको ये पता चल गया है कि सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस नहीं होता, और भी 3 बेसेस होते हैं। चलिए आगे एक छोटा सा टॉपिक है ये, मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन। दोस्त जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो वैल्यू का मतलब कुछ और होता है। इकोनॉमिस्ट क्या सोचते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में। तो एक चाय मैंने पी, आहा क्या सेटिस्फैक्शन है, 10। दूसरा कप चाय पिया, आहा सेटिस्फैक्शन 9। तो ये इकोनॉमिस्ट इस तरीका से वैल्यू करते हैं। इस सिस्टम को हम कहते हैं ऑर्डिनल सिस्टम, मैंने शुरू में बताया था आपको। तो इकोनॉमिस्ट जो है ऑफन यूज ऑर्डिनल स्केल टू इंडिकेट द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बट अकाउंटेंट्स use only cardinal scales. If the value of car is 2,50,000, it is only one type of value called acquisition cost or historical cost. तो अकाउंटेंट लोग के लिए कार्डिनल वैल्यू होता है कि भैया जो पैसा लगा है इस गाड़ी का क्या वैल्यू है, अरे भैया 2.5 लाख का है, ठीक है। अब आइए बात करना है, नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। जो घटना घट चुकी है उसे तो मेजर किया जा सकता है, जो घटना घटी ही नहीं है अंदाज लगाना। अंदाज, एस्टीमेट का मतलब कहना अंदाज लगाना, और एस्टीमेट में बहुत दिमाग लगता है, जजमेंट लगता है। तो एस्टीमेशन कहाँ कहाँ होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये पता थोड़ी ना कि भाई कितने रुपये लोग नहीं देने वाले हैं, तो प्रोविजन बनाते हैं, इसमें एस्टीमेशन लगता है। और भी क्या, रीजनेबल एस्टीमेट्स लगते हैं बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग सिचुएशन। तो ये क्या करे, इस बार तो यार सिचुएशन ही खराब है, लोग पैसा ही नहीं दे रहे हैं। तो हर साल तो मैं 5% का प्रोविजन बनाता था। अगर 1 करोड़ रुपया लेने होते हैं मुझे, तो मुझे लगता था कि 5 लाख रुपया मेरा नुकसान होगा, बट इस बार का सिचुएशन देख के तो लग रहा कि प्रोविजन में 10% का बना लूँ। एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस। भाई पास्ट एक्सपीरियंस तो 3 साल से मैं देख रहा हूँ 4 से 5% ही हो रहा है, तो पास्ट एक्सपीरियंस तो ये कहता है। तो ये हो गया एस्टिमेशन। द मेजरमेंट of certain assets and liabilities is based on estimates of uncertain future events. Future events can never be certain, we all know. अब देखो क्या क्या जहां पर एस्टिमेशन का होता है, डेप्रिसिएशन में एस्टिमेशन लगाना है, अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट ऑफ लॉसेस, अक्रूवल्स, प्रोविजन, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ऑब्लिगेशंस, यहां पर एस्टिमेशन लगाने होते हैं। और कहाँ कहाँ एस्टिमेशन लगाना होता है, और लगाना पड़ता है बैड डेट्स पे, यूजफुल लाइफ, ये एसेट 10 साल चलेगा या 20 साल चलेगा, ये प्लांट एंड मशीनरी कब ऑब्सोलीट हो जाएगा, ये इन्वेंट्री कब ऑब्सोलीट हो जाएगा, यहां सब में एस्टिमेशन का काम है। एग्जाम्पल, एस्टिमेशन का एग्जाम्पल देखो, अगर 10 लाख रुपया खर्चा कर दिया पेटेंट में, अब ये 10 लाख का खर्चा मेरे कितने साल तक काम में आने वाला, ये एस्टिमेशन है। कंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में एस्टिमेशन करना पड़ता है कि ये प्रोजेक्ट में कितना % कंप्लीट समझू, 35% प्रोजेक्ट कंप्लीट समझू, या 40% कंप्लीट समझू, या 50% समझू, या क्या प्रॉब्लम आने वाला, तो वो सब एस्टिमेट करना पड़ता है। टैक्स देना है मुझे गवर्नमेंट का, तो टैक्स देना है तो कितना कमाई आने वाला पता नहीं ना, अभी यार सेल्स क्या होने वाला पता नहीं, तो सेल्स होगा उस हिसाब से टैक्स देना है, या क्या ब्रैकेट होगा। इनकम टैक्स में भी अलग अलग ब्रैकेट होता है, 5 लाख तक कमाओगे तो इतना टैक्स देना है, 7 लाख तक कमाओगे तो इतना टैक्स देना है। तो इसमें एस्टिमेट करना, अच्छा शायद मेरा कमाई इतना हो जाएगा, तो ये हो गया बात एस्टिमेशन का। तो दोस्त ये मोरलेस ये यूनिट हमने खत्म कर दिया। आगे चल के जब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे तो हमारा सोचने का शक्ति जो है, कैसे सोचना है, उस शक्ति को मैं अभी बढ़ा रहा हूं आपका। चलिए अपना ख्याल रखिए, पेरेंट्स को खूब प्यार करिए, छोटे भाई बहन को खूब प्यार करो।
ज़िंदगी को बहुत रिलैक्स होके जियो, बहुत ज़्यादा प्रेशर में मत रहो, ईज़ी रहो, और कुछ दोस्तों से कहा सुनी हो जाए तो जल्द से जल्द माफ़ करना सीखो, क्योंकि ज़िंदगी में दोस्ती का जो वैल्यू है, उससे बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, दोस्ती का इज़्ज़त करो। आज के लिए यही मैसेज है। चलो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। यस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज यूनिट 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बात कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने से क्या होता है, देखो ये मैं लाइन पढ़ रहा हूँ। टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, एक ही स्टैंडर्ड है, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिपोर्ट बनाते हैं हम लोग, भेजते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो इससे क्या होता है, इट इज एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रीट किसे करना है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को ही तो ट्रीट करते हैं। सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस, जैसे डिफरेंट राजा महाराजा को कंपेयर करना था, तो उसी हिसाब से डिफरेंट एंटरप्राइजेस बिकम कंपेरेबल। द होल आइडिया ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज सेंटर्ड अबाउट हार्मोनाइजेशन, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसी प्रकार से भाई कई बार हमने कहा है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषा, अलग अलग लोग, अलग अलग एंटरप्राइज, इतना विभिन्न भाषा, तो कैसे समझेंगे हम? तो इसी प्रकार से डाइवर्स पॉलिसीज को हार्मोनाइज करना है, इसी को कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड। सो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड। वही काम करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज विथ अ व्यू टू। क्यों करते हैं स्टैंडर्ड? अरे भाई क्यों करते हैं मतलब, चलिए आइए बता देते हैं क्यों करते हैं। स्टैंडर्डाइज करने से क्या फायदा होता है? एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी। कंपेयर कर ही नहीं पा रहे, उधर वो प्रिंसेस बेचारी दुखी बैठी हुई, किसके शादी करे हम, समझ ही में नहीं आ रहा है, कौन किस हाइट का है समझ ही में नहीं आ रहा है, कंपेयर नहीं कर पा रही बेचारी। तो अगर एक स्टैंडर्ड होता तो ये नॉन कंपेरेबिलिटी का समस्या दूर हो जाता। So eliminate the non-comparability of financial statements and thereby improving the reliability of financial statements. Next point क्या है? Provide a set of standard accounting policies, valuation norms and disclosure requirements. तो भाई सबको बता दिया जा रहा है कि देखो तुम जो काम कर रहे हो गलत कर रहे हो, बता ही नहीं रहे हो तुम। अच्छा भाई हमने तो ऐसा किया, अच्छा ठीक है ऐसा किया तो बता क्यों किया, क्या फ़ायदा है। तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। वैल्यूएशन का नॉर्म्स हम भी हमने पढ़ा है, अलग अलग तरीके से वैल्यूएशन हो सकता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, कॉस्ट बेसिस, रियलाइजेशन बेसिस, तो या प्रेजेंट वैल्यू बेसिस। तो वैल्यूएशन नॉर्म्स भी सेट होते हैं। प्रोवाइड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज। बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सीक टू डिस्क्राइब द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, डिस्क्राइब करेंगे प्रिंसिपल्स को और अच्छे से, वैल्यूएशन टेक्निक्स को, एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। सिर्फ प्रिपेयर मत करो भाई, प्रिपरेशन के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो दैट दे में गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। सच्ची लगे, गलत नहीं लगे। बाय सेटिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स द अकाउंटेंट हैज़ फॉलोइंग बेनिफिट्स। ये मैं सोच रहा हूँ आप सेल्फ स्टडी कर लेना। एक ही स्टैंडर्ड है तो एलिमिनेट हो जाए, जैसे अब जो भी है एक ही है। कभी कभी लॉ नहीं बोलता है, बट अगर अपने बोले कि देखो लॉ बोले या ना बोले तुमको यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो दबी हुई इन्फॉर्मेशन है वो भी सरफेस अप हो जाएगा। अच्छा भैया अलग अलग देश के लोग भी ठीक है टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, ये नहीं कह रहे हैं 100%, क्योंकि उनका वहाँ का रूल और अपने यहाँ का रूल में चेंजेस हो सकता है, बट फिर भी टू अ लिमिटेड एक्सटेंट
Comparison of financial statements of different parts of the world can be possible, and also of different companies situated in the same country. Same country में अलग अलग companies को हम compare कर पाएंगे. However, it should be noted in this respect that differences in the institutions, traditions, and legal systems from one country to another country give rise to differences in accounting standards adopted in different countries. भाई हर एक देश का अपना लीगल सिस्टम है, हर एक देश का अपना ट्रेडिशन है, हर एक देश का अपना एक अलग इंस्टीट्यूशनल फंडाज है, तो उसके कारण डिफरेंसेस आती है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का लिमिटेशंस भी तो कुछ है, बेनिफिट तो है, ठीक है, लिमिटेशंस बताइए. ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू सर्टेन अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स may each have arguments to recommend them. Therefore, the choice between different alternative accounting treatments may become difficult. भाई कभी कभी होता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अलग अलग चॉइस है, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है, तो वहाँ थोड़ा सा झमेला हो जाता है. रेस्ट्रिक्टेड स्कोप. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट. ये आपको नहीं पता होगा कि सर ये क्या मीनिंग है. स्टैट्यूट मतलब है लॉ of the country passed by parliament. ठीक है, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2003 ने कुछ कहा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऐसे करना है, और एएस ने, मतलब क्लैश हो गया, एक्ट वर्सेस एएस, कौन जीतेगा. देश का संविधान जो है, देश का कानून जो है, वो हमेशा जीतेगा. तो कभी कभी एएस हार जाता है. एएस बोलता है कि ऐसे करो, बट एक्ट साइलेंट है, तो ठीक है, तो उस हिसाब से कभी कभी क्लैशेस हो जाता है, क्योंकि एएस कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट. द स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड विद इन द एम्बिट ऑफ प्रिवेलिंग स्टैट्यूट्स. तो प्रिवेलिंग कानून के हिसाब से, कानून को ध्यान में रखते हुए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने हैं. अगर देश का कुछ कानून है तो उसको आपको रिस्पेक्ट करते हुए काम करना है. मतलब आप कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसा ना बनाएं जिससे देश का कानून का वायलेशन हो जाए, यही बात है. तो दोस्त, प्रोसेस का बात करते हैं. प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ये प्रोसेस का जो रीडिंग है ये आप करोगे, मैं नहीं करूँगा, बट मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता सकता हूँ, शॉर्टकट में बता सकता हूँ. देखो भैया, फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कुछ एरिया, जिस एरिया में हमें स्टैंडर्ड बनाना है, किस जगह पे बनाना है, बोरोइंग कॉस्ट पे बनाना है या कंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में बनाना है, कहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है भाई, उस एरिया पे डिस्कस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि सर यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीक़ा से लोग अकाउंट्स कर रहे हैं, तो सर कुछ नया तरीका निकालना है. ठीक है, नया तरीका निकालते हैं. तो नया तरीका के लिए क्या होता है, एक स्टडी ग्रुप को बनाया जाता है. ये ओके, नाउ यू पीपल, अपॉइंट किया 4-5 लोगों को, ठीक है, या उनसे ज़्यादा लोगों को. भैया आप लोग एक काम करिए, ये प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा स्टडी करिए. ओके, वी विल स्टडी. ये स्टडी ग्रुप स्टडी करने के बाद एक ड्राफ्ट बनाती है कि हमारे हिसाब से ये सुझाव है, और ये ड्राफ्ट बना के अपने घर पे रख लेती है. नहीं नहीं सर, अपने घर पे रख के क्या करेंगे. अरे तो वही तो बात है सोचने का, घर पे क्यों रखेंगे. ड्राफ्ट बना के पूरे दुनिया को सर्कुलेट करते हैं. अब समझ लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कोई केस है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कुछ अकाउंटिंग में दिक्कत आया, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में है, तो ये सर्कुलेशन ऑटोमोबाइल एसोसिएशंस को करेंगे और विभिन्न अकाउंटेंट्स को, सबको करेंगे. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी बोलेंगे आपका क्या ओपिनियन दीजिए, अलग अलग बॉडीज़ को बोलेंगे, गवर्नमेंट को बोलेंगे, जहाँ जहाँ जिसको जिसको जो बोलना, राय देना दीजिए. असर्टेनमेंट ऑफ व्यूज़ ऑफ डिफरेंट बॉडीज़ ऑन ड्राफ्ट. ये जो हमने ड्राफ्ट बनाया है, सब कोई अपना अपना विचार प्रकट करिए. ठीक है भैया, हम भी देंगे अपना विचार, अचार खाने के बाद देंगे विचार. ठीक है. फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट. अब देखो, ये जो ड्राफ्ट जो अभी तक बहुत लोगों को कहा ओपिनियन दीजिए, ओपिनियन दीजिए, अब हम इसको फाइनलाइज करना चाहते हैं.
कमेंट्स रिसीव्ड ऑन एक्सपोजर ड्राफ्ट, उसके बाद मॉडिफिकेशन हुआ और उसके बाद इशू हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये हालांकि एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, तो बस बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली मत लीजिए, रिलैक्स रहिए। तो और इसको नहीं पढ़ना है ज़्यादा, ये चैप्टर ख़त्म होता है, टाटा बाय बाय कह देते हैं। लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, ये 29 स्टैंडर्ड्स है, 29। और आपको खुशी होगा ये जानकर कि द लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गिवन अबव डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सिलेबस, सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इट हैज़ बीन गिवन हियर टू द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली। तो बस 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। कभी कहीं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो अगर आप लिखोगे ना कि 29, देयर आर 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो एग्जामिनर थोड़ा सा खुश हो जाएगा कि ये बच्चा कितना पढ़ के आया है।